जिनके हाथों थी जिम्मेदारी विश्व शांति की, अब वही उद्दंडी हो गए हैं। इसी को इस तरह से कहा जा सकता है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो कुछ ऐसे ही नजारे बनते हैं कि पैलेस्टीन को आपने हटाकर इजराइल को बसाया है। इस मान्यता में ट्रंप इस बात को घुसा दें, आओ और आप पहले इजराइल को मान्यता दो तब जाकर सीज फायर करेंगे। इंटेंट पर सवाल खड़े होते हैं। इंटेंट ये कि क्या वाकई में स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना भी चाहते हो या नहीं। गल्फ अगर रुका रहता है तो भारत के एक्सपोर्ट भी बाधित होते हैं, जो $100 बिलियन से ऊपर ये भी बता रहे एक चीज। हाँ, जब हमें इतनी बड़ी परेशानी दिख रही है ना, मतलब तेल की क्राइसिस हमें दिख रही है, फर्टिलाइजर दिख रही है, फूड क्राइसिस दिख रही है, मेडिसिन दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, फिर हम चुप क्यों हो? तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये निर्णय करना पड़ेगा जो गुंडा कौन है। ठीक है, अमेरिका है या ईरान है। ये अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमिटी, ये लोग जो है पूरा जो कांग्रेस में तो इजरायली पॉलिसी का पूरा व्यवस्था करते हैं, ऑलवेज इन्फ्लुएंस करते हैं, लॉबिंग। जो भी फॉरेन पॉलिसी मेजर्स वेस्ट एशिया में लिया जाता है तो सारा यही लॉबिंग इन्फ्लुएंस करता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया में, द डिप्लोमेटिक डेस्क प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी डिस्कस होने जा रही है। कहानी कुछ यूं कि बीते कुछ दिनों से जब भी आप कोई खबर सुनते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बारे में, ले देकर बात आकर खड़ी हो जाती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ना खुलना हमारे देश में बहुत तरह के इंपैक्ट अब तक ला चुका है। आप भी प्रभावित पक्षों में बैठे हुए हैं, आपको भी तेल के भाव परेशान कर रहे हैं। तमाम वो सरकारी प्रयास जो इस तरह कि हम आके कैसे फॉरेक्स को कंट्रोल करें, फॉरेक्स के रिजर्व को कैसे बचाकर चलें, वो सभी सरकारी प्रयास कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी क्वेरी आपके मन में उठती है, और वो ये कि जब हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की, बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की, सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि अचानक ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड को बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी इस बात से परिचित हैं। मैं हल्का सा ब्रीफ में आपको बता दूं कि अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल को मान्यता दिलाने का एक प्रयास है, विशेष रूप से उन देशों से जो मुस्लिम वर्ल्ड में बिलोंग करते हैं। शुरुआत में जब ट्रंप पुराने कार्यकाल में आए थे तब इन्होंने यही प्रयास यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को और कजाकिस्तान, इन देशों के साथ इजराइल को मान्यता दिला करके किया था। ये तो आप सभी को बेहतर तरीके से ज्ञात होगा कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपने पासपोर्ट पर लिखता है कि दुनिया में सब जगह वैध है इजराइल को छोड़कर। ये दर्शाता है कि इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो इजराइल की जियोनिस्ट रिजीम को बोलकर स्वीकार्यता से परे रखते हैं कि साहब तुम्हें हम मानेंगे नहीं, क्योंकि पैलेस्टीन को आपने हटाकर इजराइल को बसाया है। इस मान्यता में ट्रंप इस बात को घुसा दें कि आओ और आप पहले इजराइल को मान्यता दो तब जाकर सीज फायर करेंगे। इंटेंट पर सवाल खड़े होते हैं। इंटेंट ये कि क्या वाकई में स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना भी चाहते हो या नहीं। ये बिल्कुल वैसी बात है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, आप उससे नॉनवेज खाने की बात करें। ये बिल्कुल वैसी बात है इस्लामिक कंट्रीज के लिए कि वो अल्कोहलिक नहीं है तो आप उनको अल्कोहल ऑफर करें। इस तरह से ऑफेंड होने के रिमार्क्स भी आप और हमने सुन भी लिए हैं। पाकिस्तान का रिमार्क आ चुका है, सऊदी अरब का आ चुका है कि साहब हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सीज फायर से फिर दूर ले गए, और जब सीज फायर से दूर ले गए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब नहीं खुलता तो आप और हम टेंशन में आ गए। तो कुल मिलाकर के ट्रंप की चाहत की इजराइल को यह मान्यता दें, ये अटकाने वाला प्रयास है या कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव, और अल्टीमेटली अमेरिका जो ये सारा काम कर रहा है इसमें अमेरिका के हित क्या हैं और अहित क्या हैं, इसी बात को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में उपस्थित हैं सर। पहले भी आप हमारे साथ साझा हुए हैं, अशोक सज्जनहर सर जो पूर्व राजदूत हैं, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर जजाति पटनायक सर, आप जेएनयू के प्रोफेसर हैं और वेस्ट एशिया के सेंटर को हेड करते हैं, पढ़ाते हैं कि वहां पर जो हो रहा है हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल ये हॉर्मुज खुलती क्यों नहीं, और खुलने वाली ही होती है। ट्रंप या इजराइल कुछ ना कुछ कर देते हैं। इजराइल लेबनान पर गोला फेंक देता है और उधर की तरफ से ट्रंप कोई ना कोई चीज ऐसी ले आते हैं। पाकिस्तान के तमाम प्रयास आए और आकर के फिर से एक लाइन बोल दिए। तो आइए इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत सबसे पहले आपसे करते हैं जी। एक ओवरव्यू में क्या लगता है आपको कि ये सीज फायर होने नहीं देना चाहते, या फिर वास्तविकता में अब्राहम अकॉर्ड प्रायोरिटी है इन लोगों की? जी अंकित जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो पहले जो आपने प्रश्न पूछा है क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने नहीं देना चाहते,
तो मैं तो ये समझता हूँ जो राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी जो किसी न किसी प्रकार, जिससे कहा जाता है, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी निकाली जाए, एक ऑफ रैम्प निकाला जाए, क्योंकि अब यह 28 फरवरी से चल रहा है और तब से वो युद्ध को किसी न किसी प्रकार से वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने आप इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो जैसे उन्होंने खुद माना है, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद माना है, जो जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था जो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा। दो चीज़ें हैं उन्होंने कहा, हमको बहुत ही इससे आश्चर्यचकित हो गए थे। एक, क्योंकि पिछले 47 साल से जब से इस्लामिक रिपब्लिक बना है ईरान में, तब से कितने युद्ध हुए हैं। आपने देखा है, ईरान और इराक का युद्ध हुआ 1980 के दशक में, उसके बाद कितनी बारी बमबारी हुई ईरान के ऊपर वगैरह वगैरह। परंतु एक तो ईरान ने कभी जो खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया। ये पहली बार उन्होंने किया ऐसा, और ये कोई नहीं सोच रहा था। उन्होंने कहा 47 साल हो गए हैं, इतना वक्त गुजर गया है, अभी तक उसने नहीं किया, तो ये अभी भी नहीं होगा। और दूसरी बात थी, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद नहीं हुआ है, जहाँ से विश्व का 20% जो तेल आता है, जो गैस आती है, जो ऊर्जा आती है, उसको भी वो बंद नहीं करेगा, परंतु उसने बंद कर दिया। अब इसका जो असर हो रहा है वो राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया त्रसित है। उससे उसको बहुत मुश्किलें पैदा हुई हैं, क्योंकि सभी देशों में ये केवल गैस, ऑयल वगैरह की बात नहीं है, परंतु फर्टिलाइज़र की बात है, मीथेन की बात है, हीलियम की बात है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो नहीं बाहर पहुंच पा रही हैं। मैं इसमें काउंटर ओपिनियन इसलिए क्वेश्चन में सप्लीमेंट करता हूं जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 47 साल से नहीं हुआ था, ईरान ने कर दिया, ठीक बात है, ईरान ने कर दिया। ट्रंप को इनिशियली लगा कि ये मेरी सत्ता को चैलेंज है, हम कराने कुछ गए थे, हमारे विरुद्ध कुछ काम हो गया। लेकिन उसके जब उन्हें फायदे मिलने शुरू हुए, फायदे इन द सेंस दो तरह के मेजर फायदे, उनका ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ, वेनेजुएला अब 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया के लिए बनकर खड़ा हो गया, वेपन की बिक्री तेजी से हो गई, ग्लोबल एक्सेप्टेंस में ट्रंप को तो अब इससे धीरे धीरे फायदा ज्यादा मिल रहा है सर। डॉलर के मतलब जो क्रूड के भाव हैं जितने ऊपर चल रहे हैं, अमेरिका के खजाने बढ़ते जा रहे हैं, भारत का रुपया जितना कमजोर हो रहा है, डॉलर उतना मजबूत होता चला जा रहा है, उसकी करेंसी मजबूत हो रही है, बिल बड़े होते जा रहे हैं, और जिन्होंने डॉलर कमा लिया वो फाइनली अमेरिका में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि साहब पहले युद्ध शुरू किए, मजबूरी में इंसल्ट भी फील हुई कि ये तो हमारे सामने खिलाफत खड़ी हो गई, लेकिन अब उनको इसमें मजा आ रहा है। कहें कि शुरुआत मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। तो क्या आपको ये वाली फील इस पूरे डाउन द लाइन 3 महीने में नहीं दिख रही? जी नहीं, मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि देखिए ये वाला जो है, आप टेम्पररी बेनिफिट्स आप कह सकते हैं, जो भाई इसका तेल के दाम हो गए हैं, कभी $100 हो जाता है, कभी $95 हो जाता है, जो पहले $70 के आसपास था, तो थोड़ा उनको ये बेनिफिट्स मिल रहे हों, परंतु पूरी दुनिया में जिस प्रकार से उनकी साख कम हुई है, मैं आपको देखिए उदाहरण दूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप जब बीजिंग गए अभी 14-15 मई को, तो क्या उनकी डिमांड्स थी वहां पर, जो आप जाकर आप ईरान के ऊपर दबाव डालिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उन्होंने कहा आप ईरान के ऊपर दबाव डालिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे, और वो ये एक्नॉलेज करे, एक्सेप्ट करे, जो वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और किसी प्रकार से लिखित दे दे और अपने जो उसका जो एसेट्स हैं उनको वापस कर दे। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने जो संबंध है ईरान के साथ, बड़े अच्छे संबंध हैं, उनको वो ख़राब नहीं करना। दूसरी बात है, उनके अपने यहाँ पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है, ये पैसा तो आता है, आता रहेगा, जाता रहेगा, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है अपने देश में बहुत ख़राब हुई है। वहाँ पर अपने देश में ठीक है, उनकी ऑयल कंपनीज को पैसा मिल रहा हो, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलैरिटी जो इस युद्ध की है बहुत कम हो गई है, सपोर्ट बेस जो है राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत कम हो गया है, और मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं 6 महीने में। वो बिल्कुल डेस्परेट हैं किसी ना किसी प्रकार से। परंतु आपका ये जो प्रश्न है, जो अब्राहम अकॉर्ड्स को क्यों ले आते हैं,
मेरे विचार से ये भी बताया गया है, देखिए एक उनका जो अपना डोमेस्टिक इक्वेशन है, जो एक बायलैटरल सपोर्ट हमेशा रहा है इजराइल के लिए, तो वो ऐसा नहीं प्रतीत होने देना चाहते जो इजराइल को उन्होंने अलग मझधार में छोड़ दिया है। जो उन्होंने ये अग्रीमेंट तो कर ली ईरान से, ईरान एक बहुत बड़ी शक्ति बन के अब वहां पर उभरेगा, उस क्षेत्र में बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, और इसका खामियाजा जो भी अमेरिका के मित्र हैं वहां पर, इजराइल है, खाड़ी के देश हैं, सबको भुगतना पड़ेगा। तो ये सब ये तो बाद में देखा जाएगा, परंतु ये भी रिपोर्ट आई गई है जो जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू की बात हुई तो नेतन्याहू बहुत ही उत्तेजित हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए थोड़ा सा वो क्रम्स है, उनके लिए थोड़ा सपोर्ट है। जो देखिए, मैं आपको अलग थलग नहीं छोड़ रहा हूं। जैसे 2020 में हमने 4 देशों के साथ आपके राजनयिक संबंध ये बनाए थे, आपने अभी जो नाम गिनाए, कजाकिस्तान बाद में आया उसमें, तो अभी हम और देशों के साथ, आपको ये भी आखिरी बात में यही कहूँगा अंकित जी, इसमें आपको ये भी याद रखना होगा जो जब 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ इजराइल के ऊपर, हमास ने जब किया, तब ये कहा जाता था जो सऊदी अरेबिया और इजराइल के राजनयिक संबंध बस बनने ही वाले थे, और उसको रोकने के लिए उन्होंने ये हमला किया। तो मतलब ये है, इट इज़ जिसे एक मुहावरा है ना अंग्रेजी का, पाई इन द स्काई, भाई आप बिल्कुल उसको पा ही नहीं सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 4 देशों ने किया है, कजाकिस्तान ने अभी किया है जब वो उनका बोर्ड ऑफ पीस में उनकी मुलाकात हुई थी, सऊदी अरेबिया, ओमान और सब हैं, पहले इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह इनके संबंध रह चुके हैं। तुर्की उन्होंने जिक्र किया है, तुर्की का पहले भी संबंध 1950 से लेकर अभी तक चल रहा था। ठीक है, आपके पॉइंट में जो मेजर पॉइंट टेकन है वो ये कि अमेरिका इन सब चीज़ों में इजराइल के दबाव के चलते अब्राहम अकॉर्ड को टेबल पर ले आया, कहीं उसे हाशिए पर नहीं रख दिया इस वजह से। दूसरा पॉइंट टेकन ये कि अमेरिका खुद नहीं चाहता कि अब ये युद्ध लंबा खींचे, क्योंकि उसकी खुद की साख पर सवाल है। वहीं इसके उलट सर मैं आपसे इस सवाल को करता हूं, क्योंकि मैं जब इस पूरी घटना को होते हुए देख रहा हूं, शुरुआत में जो सर बोल रहे थे, फीलिंग स्टार्टिंग में वही सब तक आ भी रही थी कि अमेरिका को कुछ तरह से नुकसान तो हो रहा है, लोकप्रियता घट रही है, पब्लिक में उनके प्रति डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है, सब बातें थी। लेकिन जब जब डील के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे होते हैं, पाकिस्तान के तमाम नेता पहुंचकर ईरान से बात करने वाले होते हैं, उनका अचानक एक जो उनका ट्रुथ सोशल मीडिया है वहां से एक बॉम्ब गिरता है, और उस बॉम्ब में वो कुछ ऐसा हाश बोलते हैं कि मैंने तो अब तुमको पलट ही दिया है, सबने मुझसे रिक्वेस्ट कर ली थी। उनकी हरकतें, इधर आप बात करने पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं बोट से बम गिरा देते हैं, और कुछ नहीं तो इजराइल लेबनान पर बम गिरा देता है। मतलब है क्या, मतलब इजराइल और अमेरिका एक पार्टी है, नहीं है? जब बात होने वाली होती है तो ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा आप अपने नज़रिए से मुझे थोड़ा समझाएं सर। देखिए अंकित जी, जैसे आप बता रहे थे, अभी अशोक जी भी शेयर कर रहे थे, क्या ईरान अमेरिका जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ये ईरान इशू को रिजॉल्व करने के लिए? पहला मुद्दा ये है। मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है। और सेकंड, आइए जैसे सवाल कर रहे थे अब्राहम अकॉर्ड, अभी क्यों ले आए? अब्राहम अकॉर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसका नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इजराइल एंड रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल। लेकिन आप क्या सोचते हैं, सऊदी अरेबिया जो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ होली प्लेस मकान मदीना को मानता है, एक ग्लोबल इस्लामिक लीडर मानता है, क्या वो ज्वाइन करेगा? क्योंकि इनका मेन स्टेक है कि जब तक पैलेस्टीनियन स्टेटहुड नहीं मिला है तब तक वो नहीं ज्वाइन करेंगे। आप देखिए टर्की का बात, टर्की का जो प्रेसिडेंट एर्दोगान है वो भी अपने आपको एक लीडर मानते इस्लामिक वर्ल्ड का, तो वो भी ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पैलेस्टीनियन इशू जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कतार का बात, कतार भी पॉलिटिकल ऑफिस स्पॉन्सर करता है हमास का, और वो एक मीडिएटर भी है, तो कतार भी ज्वाइन करने का सवाल नहीं है। और फिर भी स्टेटमेंट दे चुके कि ईरान विल जॉइन सून। क्या पॉसिबल है? मेरे ख्याल से एक इम्पॉसिबल, एक मराज है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यों लाए? मेरे ख्याल से इसका ऑब्जेक्टिव कुछ दूसरा है, वो डीप स्टेट को समझना पड़ेगा। क्या अमेरिका का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इराक वार में क्या हुआ था?
तेल की कहानी। क्या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला? नहीं। वो तेल का ही कहानी था। अमेरिका का ऑलवेज इंटरेस्ट होता है रिसोर्स कंट्रोल। आप देखिए वेनेजुएला में जैसे किए, मादुरो को उठा के ले लिए, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। आप एबीसी कंट्री जानते होंगे जो लैटिन अमेरिकन है, अर्जेंटीना और इसके बाद बोलिविया, चिली, वो लिथियम रिजर्व से, वहाँ भी वो चाहते हैं कि कोई दूसरे कंट्री वहाँ दबदबा नहीं करे, हेजेमनी नहीं करे, जैसे चाइना का एंट्री भी हो रहा है आजकल जमाना में। तो मेरे ख्याल से जैसे आप देखेंगे चाइना का BRI जैसे स्प्रेड है, अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखिए, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर देखिए, चाइना रसिया सेंट्रल एशियन कॉरिडोर देखिए, वेस्ट एशिया, तो चाइना कहीं ना कहीं BRI का माध्यम में रिसोर्स को कंट्रोल कर रहा है। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड अमेरिकन डीप स्टेट, इनका ये ऑब्जेक्टिव और ओपिनियन है कैसे इनको कंटेन किया जाए चाइना को। तो इसीलिए अभी देखिए ईरान का जो ऑयल, उसको कौन खरीद कर रहे हैं? चाइना 80%। तो इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव है कि रिसोर्स कंट्रोल करना है और चाइना को चेकमेट देना है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका का जो शुरू से रहा है पोस्ट 1945 जो वर्ल्ड ऑर्डर से, रिसोर्स कंट्रोल ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, उसमें अमेरिकन हेजेमनी को बनाने रखना है। इसमें एक सप्लीमेंट भी है, मतलब मैं इसको ऐड करूं तो सर पिछले कुछ दिनों में जब से ट्रंप आए हैं, पहले पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलते हैं, ऑयल कंपनी से फंड लेके इलेक्शन लड़ते हैं, वेनेजुएला को जीतकर अपनी कंपनीज को भेंट देते हैं कि जाओ अब तेल निकालो। परिवर्तन इतना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुकता है तो वेनेजुएला का तेल भारत के लिए 3rd लार्जेस्ट सप्लायर बन जाता है। $5 बिलियन पर मंथ के हिसाब से वो लोग ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पॉइंट निकलकर यही आ रहा है कि अल्टीमेटली अमेरिका ने इस युद्ध के माध्यम से पैसे ही कमा लिए, ये पैसा भी कमा रहा है। आप देखिए डॉलर आज का दिन में अगेन मजबूत हो रहा है। ये डॉलर का हेजेमनी का भी फैक्टर है। एक एडिशन में कर रहा हूँ। आप देखिए आज का दिन में 58% है ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर का रोल, लेकिन रेस्ट जो है आपका यूरो भी है, वान भी है। वान आजकल एक अल्टरनेटिव करेंसी का हिसाब से इमर्ज कर रहे हैं, यूरो भी इमर्ज कर रहे हैं। अब जो इतने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, देखिए ईरान, इसका जो ट्रेडिंग होता है वो वान में होता है। इवन ग्रेजुअली रशिया के साथ आपका रूबल में होता है। इसके बाद में जो अदर कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब, कतार, ये लोग स्ट्रेटेजिक हेजिंग का बात कर रहे हैं आजकल कि हम भी शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन डीप स्टेट का दिमाग में है क्या डॉलर का हेजिमोनी को थ्रेट होगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप देखिए जब 1944 का ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट्स देखेंगे, उस टाइम में डॉलर वाज लिंक्ड टू गोल्ड। निक्सन सब कब आया? 1971, उस टाइम में ये डीलिंग कर दी। उसके बाद में मुफ्त में इनको मिलते रहा। कैसे? डॉलर जो ग्लोबल करेंसी, जितने भी सोवरेन नेशन स्टेट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो लोग क्या किए ना, डॉलर में आपका जो खरीद के कहाँ अमेरिकन बॉन्ड्स, शेयर मार्केट्स, तो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियली ये ग्लोबल करेंसी बन गया। तो जो आर्टिफिशियली ग्लोबल करेंसी बना, अमेरिका के आर्टिफिशियली दबाव भी चलते रहा। लेकिन अभी आज का दिन में अमेरिका सोचता है क्या दूसरे करेंसीज, यूरो, आपका वान, आपका रूबल, क्या हमको रिप्लेस कर सकते हैं? तो ये भी सवाल है। तो मेरे ख्याल से इसके डॉलर का हेजिमोनी, डी डॉलराइजेशन का जो बात चल रहा है, अब ब्रिक्स का देखिए, ग्लोबल साउथ का देखिए। ये बात रिलेटेबल है सर, क्योंकि ब्रिक्स की जब कजान के अंदर बैठक हुई थी, रशिया ने जब हेड की थी, उस समय पर पुतिन ने अपनी तरफ से ब्रिक्स करेंसी का जाली तरीके से दिखा के नोट बना दिया कि ब्रिक्स करेंसी है। तब ट्रंप इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने उस समय लाइन बोली कि जो भी ब्रिक्स कंट्री ऐसा सोचते हैं, मैं उन पर 500% टैरिफ लगाऊंगा। उस समय लोगों को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, टैरिफ इतना ज्यादा कॉमन शब्द नहीं था। लेकिन जैसे इलेक्शन जीत कर आए, उस डाउट को कि डी डॉलराइजेशन ये लोग सोच भी रहे हैं, तो उस डाउट को खत्म करना था। एक कोइंसिडेंट मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे ऐड कर दूं, जिस समय पर कजान में ब्रिक्स देशों ने एक करेंसी का इमेज जारी किया, उसी समय पर पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट खत्म हुआ था। 2024 में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट था जिससे कि सऊदी और अमेरिका के बीच एक गठबंधन हुआ कि तुम ओपेक कंट्रीज को हेड करते हो, अब हेड करके तुम तेल जब दुनिया के देशों को बेचोगे तो डॉलर में बेचोगे। डॉलर में बेचोगे, फिर साहब मैं इतने डॉलर का करूंगा क्या? बोले तुम्हें जो भी सामान चाहिए डॉलर में मुझसे खरीदना। बोले साहब फिर भी मैं क्या करूंगा? बोले इन डॉलर को उठा के तुम अमेरिकी मार्केट में लगाना, बॉन्ड में लगाना।
बॉन्ड में मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि तुम डॉलर कमाओगे, डॉलर से अमेरिका में निवेश करोगे और निवेश करके और अमीर बन जाओगे। ये वैसी वाली बात थी कि आप पैसे कमाए, पैसे के साथ आपको एफडी विद इंटरेस्ट भी ऑफर कर दी। चिंता मत करो, पूरा सिस्टम बना लिया। जब तुम्हें कुछ चाहिएगा तो नाटो का साथ तुम्हें मिलेगा, हमारी बेहतरीन सुरक्षा तुम्हें मिलेगी, तमाम चीजें सऊदी को पैकेट में पैक करके दी। 2024 में सऊदी का ये डील खत्म होता है, पेट्रो डॉलर, और जैसे ही ये डील खत्म होता है उसके बाद अमेरिका में कुलबुलाहट मचती है कि कहीं युआन चाइना वाले तो ना ले आएंगे, रशिया वाले रूबल तो नहीं ले आएंगे, क्योंकि अब इन सबके पास सब कुछ है। आज माल बेचने की ताकत सप्लाई चेन में चाइना लेके बैठा है कि लो भाई तुम अपना सामान और हमसे युआन में ले लो। तो ये आप बिल्कुल सही तरफ बात इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में सर, जब ये स्थितियां बन रही हैं, जिस तरफ आप बात कर रहे हैं कि शुरुआत में ट्रंप के लिए, क्योंकि सर ने जो बात बोली कि शुरुआती तौर में अमेरिका के लिए भी ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, ये उसके लिए चैलेंज जैसा था कि आप खत्म करने आए थे रेजीम को और ईरान को पावरफुल बनाकर चले गए। ईरान को पावरफुल बना के चले गए, ये तो पहला टेक अवे था। लेकिन समय बीतता गया, उन्हें फिर ये रियलाइज होने लगा कि इससे तो मेरे बाजार को फायदा हो रहा है, और ये जो फायदा है ये भारत जैसी इकोनॉमीज को, जो अब तक ट्रंप के किसी भी प्रकार के दबाव से बचकर चल रही थी, भाई हम लोग उनके किसी भी शब्द पर कोई प्रतिक्रिया दे नहीं रहे थे, तो क्या इस तरफ जाता हुआ दिखता है आपको कि इनको अब लगता है कि भारत भी इस वजह से दबाव में आ जाएगा? नहीं, इसमें देखिए दबाव का बात नहीं। भारत ऑलवेज अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करता है। आप देखिए हमारा जो अल्टरनेटिव से हम रसा आज का दिन में 25% ग्लोबल गैस रिजर्व से, रसा इज ए क्रेडिबल आपका जो है क्रूड ऑयल जो है पेट्रोलियम का, इसका एक्सपोर्टर से, तो हमारा रास्ते खुले हुए हैं। हम सिर्फ अमेरिका का दबाव में नहीं आएंगे, अल्टरनेटिव हमारा है। जैसे हम अगर चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट अगर खुल जाए पूरी तरफ से, मेरे ख्याल से हमारे लिए रास्ता बहुत बड़ा फायदामंद होगा। इसके साथ साथ हम नॉर्वे से और दूसरे कंट्री से भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका से ये जो ऑयल इंपोर्ट्स करेंगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रेट्स में, तो उसका इम्पैक्ट हमारा सप्लाई चेन के ऊपर हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे फूड सप्लाई चेन आपका देखिए, ऑयल सिर्फ आप ऑयल एज ए कंपोजिट मत देखिए, इसका बाई प्रोडक्ट्स देखिए, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन, यूरिया वगैरह हो गया, 30 to 35% में कहाँ से लाते? गल्फ कंट्री से लाते हैं, कि नज़दीक है, वेरी नियरर टू द इंडियन पोर्ट्स। तो अभी अगर अब फर्टिलाइजर्स का प्राइस रेट बढ़ता है तो एंटायर फूड सप्लाई चेन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फूड प्राइसेस बढ़ने में इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होने में आपका इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। और एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है वो 10% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका डायबिटिक्स में होता है, उसमें जो मेटफॉर्मिन यूज होता है वो लाइफ सेविंग मेडिसिन होता है, उसमें भी होता है आपका पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। इसके बाद में आपका जैसे कि अदर मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स हो गया, अजिथ्रोमाइसिन, ओफ्लोक्सासिन, जितने भी मेडिसिन है उसमें भी यूज होता है आपका पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा वाइटामिन्स हो गया, इसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया जो अम्लोडिफाइन होता है, इसका जो है सर्टन परसेंटेज पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होता है। अगर आप ये क्राइसिस का समय से अब दूसरे कंट्री से काफ़ी दूर से इंपोर्ट करना शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट आपका फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन के ऊपर। एक और पॉइंट भी सर, गल्फ अगर रुका रहता है तो भारत के एक्सपोर्ट भी बाधित होते हैं, जो $100 बिलियन से ऊपर। ये भी बता रहे हैं एक चीज़, हाँ, हमारा सामान कहाँ जाता है? गल्फ जाता है। हमारा जो आज का दिन में 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई देखिए जेनेरिक मेडिसिन इंडिया से जाता है, 60% ऑफ वैक्सीन इंडिया से जाता है। पूरे जितने भी गल्फ कंट्रीज है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, सऊदी अरब, इवन ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, ये डिपेंड करते हैं इंडियन फूड सप्लाई चेन एंड फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। ये सिर्फ इंडिया का क्राइसिस नहीं है, ये क्राइसिस आपका इन्फ्लेशन, जबरदस्त इन्फ्लेशन होगा गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीका में एंड सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। इसके बाद में टेक्सटाइल सप्लाई चेन, इंडिया इज ए लीडर इन द टेक्सटाइल सप्लाई चेन। उसमें आपका टेक्सटाइल सप्लाई चेन का जो कुछ कपड़ा होते हैं उसमें भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होता है। तो इंडिया इज ए लीडर इन द टेक्सटाइल मार्केट। आपका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कहाँ होता है? गल्फ होता है, अफ्रीका होता है, यूरोप होता है। तो ये डोमिनो इफेक्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन का। इसके बाद में ये जैसे बता रहे हैं, उसके बाद और कुछ सप्लाई चेन्स भी है। जैसे आप देखिए डिफेंस का हो गया, बोथ ऑफेंसिव मिसाइल्स, डिफेंस मिसाइल्स। इसके बाद आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हीलियम यूज होता है, जैसे अशोक जी बता रहे थे, हीलियम वहीं से आता है 30% फ्रॉम द गल्फ, वो भी अफेक्ट होगा।
तो मेरे ख्याल से ये होलिस्टिक प्रोसेस, ये आप सिर्फ तेल का नज़र से मत देखिए, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, फूड सप्लाई चेन, कॉटन सप्लाई चेन, इसके बाद में आपका जो टूरिज्म का जो सप्लाई चेन भी है, पैकेजिंग इंडस्ट्री सप्लाई चेन, तो इज ए डोमिनो इफेक्ट, इनका इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही लॉन्ग टर्म, इससे हमारे ऊपर बहुत इकोनॉमिक असर आएंगे। सर मेरा सवाल आपसे है, जब हमें इतनी बड़ी परेशानी दिख रही है ना, मतलब तेल की क्राइसिस हमें दिख रही है, फर्टिलाइजर दिख रही है, फूड क्राइसिस दिख रही है, मेडिसिन दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, फिर हम चुप क्यों होते हैं? हम बोलते क्यों नहीं है सर? हम तब भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में बात क्यों करते हैं, घुमा के बात क्यों करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, रास्ते सब खुले होने चाहिए? हम डायरेक्ट क्यों नहीं कॉल आउट करते? हमारी अर्थव्यवस्था में 140 करोड़ भारतीय प्रभावित हैं किन्हीं 2 देशों की रार से, और हम केवल इसलिए चुप हैं कि अपने आप मामला सुलझ जाएगा। कहीं मैंने ये लाइन पढ़ी थी कि किसी दूसरी जगह अगर आप कलेश होता देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये मुझ तक नहीं आएगा, बाई चांस कोई पत्थर आपके शीशे पर आकर गिरा तो प्रभावित आप भी होंगे, और अब हम हो रहे हैं। ये तो हमारी बात है। सेम ऐसे ही यूरोप भी प्रभावित है, सर ने बताया अफ्रीका प्रभावित है, दुनिया भर के देश प्रभावित है, लेकिन वो क्या पता इसलिए नहीं बोल रहे कि जब भारत ही नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं। ये वैसा नहीं होता सर कि एक भीड़ है, उसमें किसी गुंडे ने एक बंदूक से किसी एक आदमी की कनपट्टी पर लगा दी, जैसे आईजैक की फिल्म में देखते हैं, तो सब लगा दी तो सब लोग चुप हैं कि यार मर गए तो क्या होगा। क्या सर ऐसी क्या स्थिति है, मतलब आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये निर्णय करना पड़ेगा जो गुंडा कौन है, ठीक है, अमेरिका है या ईरान है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसने बंद किया, पहले किसने बंद किया? अब ठीक है, उससे पहले का आप देख सकते हैं किसने हमला किया, क्यों किया, वगैरह वगैरह, परंतु ये जो हुआ तो ईरान उसको रोके हुए है। वहाँ पर जो 200 शिप्स थी, किसको नहीं आने दिया था। ब्लॉकेड तो बाद में अमेरिका ने किया, बहुत देर बाद में किया। तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो पूरा दुनिया इससे मुश्किलात इसमें आ रही है। और मेरे विचार से देखिए, दुनिया के पास जो फोरम है वो है यूनाइटेड नेशंस का, वहीं पर आप जाकर बोल सकते हैं जो क्या दिक्कत है। आप ये तो नहीं चाहते ना जो आप अपनी सेना को तैयार करें और कहें, जिसको भी आप सोचते हैं आपके नज़रिए से शायद अमेरिका गलत है तो आप अमेरिका के ऊपर हमला बोल दें, किसी और के नज़रिए से ईरान गलत है तो ईरान के ऊपर हमला बोल दें। मतलब आप चाहते हैं जो चुप क्यों है? मेरे विचार से भारत तो यकीनन चुप नहीं है, क्योंकि अभी भी जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हैं मार्को रूबियो, उनके सामने उन्होंने कहा डायलॉग डिप्लोमेसी उसी से आप करिए, जो भी आपके वो वाटरवेज हैं, इंटरनेशनल वाटरवेज हैं, उनको खोलना चाहिए, उसको आप बाधित नहीं कर सकते हैं। और ये भारत हमेशा से कह रहा है, जो भी हमारे अपने जो हित हैं उस क्षेत्र में, 2 चीज़ें मैं कहूँगा, उस क्षेत्र में हमारे हित जो हैं, जो एक तो आपने कहा एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट तो जब आएंगे उसमें वो किया जाएगा, थोड़ा बहुत एयर से जो जा सकता है वो जा रहा है। मैं अभी जब वापस आया, मैं उधर से दुबई से ही होकर आया हूँ और मैंने देखा है वहाँ पर तो हालांकि एक्टिविटी कम हुई है परंतु चल रहा है सब कुछ। दूसरा, हमारे अगर आप दुबई में ही केवल देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमला हुआ है ईरान का वो दुबई के ऊपर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास हुआ है। हमारे 4.5 मिलियन 45 लाख लोग हैं वहाँ पर, टोटल उस क्षेत्र में हमारे 9 मिलियन लोग हैं। तो उनकी जो सुरक्षा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने तेल की बात कही है, पूरी दुनिया को इसका असर हो रहा है। देखिए, भारत ने अब 41 देशों से तेल लेना शुरू कर दिया है, 1-2 देश से नहीं लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से जो आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफ़ी मात्रा में आता है, परंतु फिर भी जैसे प्रोफेसर अभी बता रहे थे, हमने रूस से जब लेना शुरू किया, रूस से जब ले रहे थे, क्योंकि यहाँ से आना, जब रूस यूक्रेन का युद्ध था तब भी बड़ी मुश्किलात हो गई थी, और यहाँ से अब अगर आना बंद हो गया है तो वहाँ से हमारा 25-30% हो गया है। जहाँ तक वेनेजुएला की बात है, देखिए वेनेजुएला से तेल लेना हमने अभी शुरू नहीं किया है, हम हमेशा से तेल लेते रहे हैं वेनेजुएला से। मात्रा में अधिकता इसलिए आई है क्योंकि पहले वेनेजुएला का 90% तेल था जो वो चीन जाता था। जब से अमेरिका ने लिया है वहाँ पर वो तेल जाना बंद हो गया है, क्योंकि अभी जो आपका बातचीत हो रही थी, एसेट्स रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल चाहता है अमेरिका,
और इसीलिए उसने सोचा था 3 जनवरी को मैं वेनेजुएला गया, वहाँ पर उसके जो शीर्ष नेता हैं निकोलस मदुरो को मैंने हटाया, वहाँ पर मेरा आधिपत्य जम गया। ऐसा ही ईरान में होने वाला है और वहाँ पर मैं अपने जो एसेट्स हैं, सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, ले लूँगा और उसके बाद मैंने चीन के पास जाना है। सो चीन में मैं एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड लीडर के तरीके से जाऊंगा। हाँ, क्योंकि सोर्स चाइना और वेनेजुएला दोनों ही कंट्रोल, ईरान और वेनेजुएला कंट्रोल कर लूंगा जी, फिर चाइना से बढ़िया नेगोशिएट करूंगा बड़े अच्छी तरीके से। परंतु पासा बिल्कुल अलग पड़ गया वहां पर। तो इसीलिए उन्होंने अपना जो ट्रिप था उसको भी पोस्टपोन किया। पहले मार्च में जा रहे थे, उसके बाद मई में किया उन्होंने, इसलिए कि ये सब सुलझ जाएगा। अभी तक नहीं सुलझा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो राष्ट्रपति ट्रंप तो डेस्परेटली ये सोचते हैं जो ये मामला किसी न किसी प्रकार से हल किया जाए, क्योंकि अब तेल के ऊपर तो उनका आधिपत्य होने वाला नहीं है। दूसरी बात है, देखिए आपने जो वेनेजुएला की बात कही, क्योंकि अभी पिछले साल ही यहाँ पर फरवरी में जो अभी ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं देल्सी रोड्रिगेज, वो यहाँ पर भारत में आई थी इंडियन एनर्जी वीक के लिए और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो ये श्री सत्य बाबा की बहुत ही डेवोटी हैं और मैं उसके गवर्निंग बोर्ड में हूँ। तो वहाँ पर वो मंदिर में आई थी, हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उन्होंने कहा, वो समय था शुरुआत में, और उन्होंने कहा हम तो इंडिया को ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, अब हमारे पास ज़्यादा तेल इसलिए हम वेनेजुएला से ले रहे हैं क्योंकि जैसे पहले रूस हमें डिस्काउंट देता था, अब वेनेजुएला हमें डिस्काउंट देता है $8 पर बैरल ओवर ब्रेंट क्रूड प्राइसेस। तो इसीलिए आपको ये फायदा हो रहा है। तो देखिए, भारत 2 चीज़ों पर देखेगा, जहां से भी तेल लेगा सप्लाईज हमारी ठीक होनी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्राइसेस हमारे ठीक होने चाहिए। तो जहां से हमको कंपेटिटिव प्राइस मिलेगा, तो अब मेरे पास तो वो आंकड़े है नहीं जो हमको कितना प्राइस, क्योंकि यहां पर तो जो आप गल्फ से ऑयल लेते थे आपको एक एशियन सरचार्ज देना पड़ता था। ओके, आपको ऐसा नहीं डिस्काउंट मिलता जैसे रूस और वेनेजुएला दे रहे हैं, आपको एक सरचार्ज देना पड़ता था। और हमेशा से हम बात करते रहे हैं ये गल्फ कंट्रीज से, जो ये ज्यादती है, आप हमसे ये सरचार्ज क्यों लेते हो? तो आपको देखिए प्राइस देखना पड़ेगा, क्वालिटी देखनी पड़ेगी। जो वेनेजुएला का क्रूड है उसे कहते हैं हार्ड, उसे कहते हैं सार क्रूड, क्योंकि उसमें सल्फर है, उसमें वनेडियम है, उसमें ऐसी इम्प्योरिटीज हैं, और उसको रिफाइन करने की जो कैपेबिलिटी है वो आमतर रिफाइनरीज में नहीं है। भारत में जो जामनगर में रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसमें हार्ड क्रूड को रिफाइन करने की कैपेबिलिटी है। तो हम इसलिए वहाँ से खरीद रहे थे, हमको सस्ते दामों में पड़ रहा है। अब ये तो अलग बात है जो अब वहाँ से क्रूड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि चीन अब नहीं ले रहा है वहाँ से। तो मैं समझता हूँ ये ऑयल का जो हमारे ऊपर प्रभाव है उसको हम डील करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे अभी जब प्रधानमंत्री गए वहाँ पर इन सभी देशों के साथ जो बातचीत हुई, या और कहीं पर भी होता है, तो भारत अपना नज़रिया बिल्कुल ही साफ व्यक्त करता है। मेरे ख्याल से ये एक भावना ठीक नहीं होगी, गलत होगी, जो भारत चुप बैठा है और पूरी दुनिया चुप बैठी है, जो ये सब खत्म हो जाए। जिस प्रकार से है इसका समाधान निकाला जाए, उस प्रकार से सभी प्रयास कर रहे हैं। भारत अग्रणी है इसमें प्रयास करने में, जो बातचीत से इसका सुलझाव किया जाए। आपका जो पॉइंट है उसमें मैं इस बात से सहमत भी हूं, क्योंकि अभी जब मार्को रूबियो आए भारत की यात्रा पर, तब भारत के विदेश मंत्री ने खुलकर ये बात रखी कि अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, लेकिन भारत के लिए भारतीयों के हित फर्स्ट हैं, और हमें दुनिया में जहां से भी सस्ता, अफोर्डेबल और हमारी जनता को मतलब फुलिश करने वाला सस्ता तेल मिलेगा, हम वहां से तेल लेकर आएंगे। ठीक है, ये बात भी निकल कर आई। और आपने जो तर्क दिया कि वेनेजुएला जो पहले चाइना को तेल बेचता था, आज वो चाइना वाला हिस्सा भी भारत को मिल पा रहा है, जितने भी रिसोर्सेज हैं अब वो भारत तक आ रहे हैं और डिस्काउंट में मिल रहा है, और डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है। ये पॉइंट टेकन है। जब हम 41 देशों से तेल ले रहे हैं, हम दुनिया को बता के चल रहे हैं कि डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहे हैं, फिर भी हमारे देश में 4-4 बार तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं।
मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को आकर अपने फॉरेक्स को कंट्रोल करने के लिए आह्वान देना पड़ता है। हम केवल तेल पर केंद्रित होकर के एक बार के लिए इस बात को ले भी लें, लेकिन हमारे रेमिटेंसेस जो गल्फ से हैं वो बाधित हो रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बाधित हो रहे हैं। हम लेने वाली पोजीशन पे तो समझ में आता है कि चलो हमने 41 देशों से तेल ले लिया, लेकिन जब हमारे एक्सपोर्ट से आने वाला डॉलर घटता है, हमारे रेमिटेंसेस अटकते हैं, दुनिया में डॉलर के सामने रुपया पस्त होता है, ओवरऑल हमारे फॉरेक्स रिजर्व में पिछले 3 महीने में $40 बिलियन की कमी आती है। जो भारत अमेरिका से ट्रेड सरप्लस रहता था, वो अमेरिका की वजह से शुरू किए गए एक युद्ध में 3 महीने के अंदर माइनस में जा चुका है। सवाल फिर से वहीं खड़ा है, सवाल ये कि आपकी अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का गहरा असर पड़ रहा है। तेल मेजर एक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन आप इसे केवल एक्टर नहीं मान सकते। ऐसे में सवाल फिर आता है, भारत कुछ कहता क्यों नहीं? आपके तर्क से मैंने पॉइंट निकाल लिया, आपकी क्या राय है, आप बताएं। देखिए, जो तेल का सवाल है, अशोक जी भी बता रहे थे, इसमें है कि अब ग्लोबल ऑयल सोर्स देखिए, जो प्राइसेस जितने भी कंट्रीज है, मेरा जो स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंट्स देखा था 20 to 30% बढ़ा है और मतलब जो लीटर ऑफ ऑयल। इंडिया में 4% अराउंड बढ़ा है, 3 to 4 रुपीज़। तो उसी हिसाब से हम अपना माइक्रो मैनेजमेंट एंड माइक्रो मैनेजमेंट में दोनों में बिलीव करते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट इन द सेंस कंट्री के अंदर ऑस्टेरिटी मेजर्स हो गया और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे हम आगे लेके जाएंगे, कई हमारा एक्चुअली प्लान से। मैक्रो मैनेजमेंट सेंस ग्लोबल स्फीयर्स में हमको डाइवर्सिफिकेशन इंपोर्ट जैसे कि इंपोर्ट को करना पड़ेगा, लेकिन क्राइसिस तो है, टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि क्राइसिस ये ग्लोबल क्राइसिस है, सिर्फ हमारा नहीं है। क्योंकि जो भी देखिए आप साउथ एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, हर जगह में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये क्राइसिस से निकालने के लिए हमको ग्लोबल सपोर्ट एंड ग्लोबल साउथ का रोल को देखना पड़ेगा। टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबल साउथ एक यू कैन से प्लेस ग्रेटर रोल इसी ऑयल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से एक है कि अमेरिकन स्टेट एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट प्योरली अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है ग्लोबल साउथ, ग्लोबल कंट्रीज का हित के लिए। जैसे अभी बता रहे थे कि वेनेजुएलन ऑयल के बारे में, लेकिन वो तो सही बात है, लेकिन बात है कि जो रास्ता जो है, क्योंकि आपका जो ट्रेडिशनल मेडिटेरियन सी एंड सुएज कैनाल है, इट इज़ अराउंड 16,000 किलोमीटर्स, लेकिन अगर हमारा पास INSTC होता वो 7,200 किलोमीटर है। अब कितना फ़र्क है। अगर इतना टाइमिंग और 40% ट्रैफिक का भी कम होता, तो इसी दिशा में तो हम नहीं जा रहे। जब हम अमेरिका से तेल खरीद करेंगे, मेरे ख्याल से सॉरी पर्टिकुलरली अमेरिका एंड ऑल्सो वेनेजुएला, तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट तो रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकेंड फैक्टर आप जो बता रहे थे, मैं लास्ट टाइम उसको बता नहीं पा रहा था, इन द सेंस अमेरिका का दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्या है। देखिए, गल्फ कंट्रीज ऑयल बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें क्या मिलता है इनको? डॉलर्स मिलता है, बिकॉज बेसिकली दे रेंटियर स्टेट्स, रेंटियर स्टेट्स बोलते हैं। इसमें एक ट्राइलेटरल लिंकेज है, गल्फ कंट्रीज, US एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये जो ऑयल का पैसा आते हैं उसमें फिर आर्म्स खरीद करते हैं। तो अमेरिकन इकोनॉमी तो पूरा डिपेंड करता है वार इकोनॉमी के ऊपर। वो तो चाहते हैं वार कंटिन्यू करें। मिडिल ईस्ट में वार देखिए कम हुआ है क्या अभी तक? 1980 से 88 तक ईरान इराक वार शुरू हो गया, फिर गल्फ वार शुरू हो गया, फिर अभी ईरान वार चल रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस, उसमें फ़ायदा तो हो रहा है अमेरिकन आर्म्स लॉबी को। सो ये आप जो क्राइसिस को देख रहा है, आपको मल्टीपल एंगल से देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इट्स नॉट प्योरली ऑयल क्राइसिस, ये रिसोर्स का भी इशू है, चाइनीज़ फैक्टर का भी है, डॉलर्स का भी है, आर्म्स लॉबी का भी है, और इसके बाद और एक है इजरायली लॉबी। आप जानते हो कि यूनाइटेड अमेरिका में जो है इजरायली अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी, वो बहुत ही एक्टिव है। ये लोग जो है पूरा जो कांग्रेस में प्रो इजरायली पॉलिसी का पूरा व्यवस्था करते हैं, ऑलवेज इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉबिंग एक होता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, एक पॉलिसी, एक मेजर फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसके बाद जो भी फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स होता है,
जो भी फॉरेन पॉलिसी मेजर्स वेस्ट एशिया में लिया जाता है तो सारा यही लॉबी इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद में देखिए जो इजराइल में अमेरिका में जो भी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सारे ज्यूज होते हैं। माइकल डेल, ब्लूमबर्ग, जुकरबर्ग, पूरा एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ग्लोबल इंडस्ट्री आज का दिन में कंट्रोल बाय ज्यूज। वो फंडिंग किसको करते हैं? अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज। मोस्टली ये लोग फेवर करते हैं रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन एट द सेम टाइम वो डेमोक्रेटिक को भी फेवर करते। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो इशू है ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। तो इसको समझने के लिए आपको पूरा डिटेल मल्टीपल एंगल से देखना पड़ेगा। रहा सवाल आप जो अदर इश्यूज में बता रहा हूँ, ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है क्राइसिस? क्योंकि इजराइल इज ऑलवेज देयर, बट इजराइल अरब क्राइसिस आप देखिए 1948 वार हो गया, 67 वार, 73 वार, ये इशू स्टिल अनरिजॉल्व है। तो ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। यू कैन थिंक ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, ठीक है, देन रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, देन एक जेन्युइन यूनाइटेड नेशंस का एक पीस प्रपोजल जो नहीं हो पा रहा अभी तक। तो मेरे ख्याल से ये जो भी इशू देख रहा है ये कहीं ना कहीं आपको मिडिल ईस्ट इशू को समझने के लिए इस सारे इशू को एक साथ इंटरलिंक करके देखना पड़ेगा। देन ओनली कैन थिंक ऑफ ए बेटर फ्यूचर। ठीक है, अभी जो हमारी चर्चा हुई उस चर्चा को आप सबने सुना और हर एंगल से समझने में हमारे जो पैनलिस्ट थे, हमारे जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने अपनी तरफ से जो बातें बोली, अगर आप उनको कंक्लूड करने निकलेंगे तो पॉइंट ये है कि ये कोई वन पॉइंट सॉल्यूशन नहीं सजेस्ट हो सकता कि आप इस बटन को दबा दो तो ये हो जाएगा। नहीं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इजराइल स्टेक होल्डर है, चाइना स्टेक होल्डर है, रशिया स्टेक होल्डर्स है, साउथ चाइना के ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो भारत उनका एक लीडर के रूप में बैठा है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, सब लोग अपने अपने स्टेक की बातें करते हैं। लास्ट में प्रोफेसर साहब ने जब एक लाइन बोली यूएन की, तो आप लोगों ने बीते कुछ दिनों में अगर ऑब्जर्व किया हो तो अमेरिका का निरंतर प्रयास रहा है कि वो यूएन को कैसे काउंटर करे। जो ग्लोबल पीस जो इन्होंने बनाया था गाजा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं यूएन को ही कंपीट करने का अमेरिकी प्रयास था। हाँ, ये भी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की हमेशा से गुटनिरपेक्ष नीति जब तक रही तब तक प्रभाव मतलब प्रयास भी यही रहा कि यूएन की मध्यस्थता हो दुनिया की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में। अब जब यूएन खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है और यूएन के अंदर, यूएनएससी के अंदर सही तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लैंड होता है दुनिया में अशांति के तरीके से। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं, किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यूएन के बिग फेलियर्स में भी आप इसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आंसर में लिख सकते हैं। ये था हमारा फाइनल क्लोजर नोट। आप लोगों को कुछ और ऐड करना है तो आप प्लीज बताएं। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, जैसे आप यूएन का फेलियर बता रहे थे, इसको किंडलबर्गर ट्रैप करते हैं, जोसेफ किंडलबर्गर। किंडलबर्गर ट्रैप का मीनिंग है कि एक वर्ल्ड में हेजेमोनिक पावर होता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्शन दे और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किए। जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो गया, इसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, ये सारे जिम्मेदारी ले, इन द सेंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गया। लेकिन आज का दिन में यूनाइटेड स्टेट्स पर्टिकुलरली विड्रॉ कर चुका है ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को जो फंडिंग करना है उसको भी विड्रॉ कर चुका है। इसके बाद US एड होता है, US एड फॉर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, सबके लिए, इसको भी काफ़ी रिड्यूस कर चुका है। तो मेरे ख्याल से जो US का जो विड्रॉल है पर्टिकुलरली फ्रॉम द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका मतलब आज का दिन में जो ग्लोबल पावर होता है ये ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है। तो अगर वो नहीं निभाता है, एक ट्रैप हो जाता है। ये वर्ल्ड ह्यूमन काइंड ये ट्रैप फेस कर रहा है, जिसको जोसेफ किंडलबर्गर ने नाम दिया था। वो 1929 के टाइम में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, उस टाइम में जब आप मालूम होगा ब्रिटिश को US ने रिप्लेस किया था, US डिड नॉट प्ले दैट रोल। आज वही क्राइसिस है और चाइना जो इमर्जिंग पावर है वो भी रेडी नहीं है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। सो ग्लोबल अनार्की, विश्व आप बोल सकते हैं अव्यवस्था के तरफ जा रहा है। बहुत बड़ा कंक्लूसिव रिमार्क था। आपकी तरफ से कोई फाइनल रिमार्क सर? देखिए, मैं दो चीज़ें इसमें ये कहना चाहूँगा। जो आप कहते हैं ना, फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस,
I think it's a failure of the global community. It's failure of each and every state. क्योंकि what is the United Nations? क्या है? It is a composition of the 193 states. वही सब मिलते हैं, वही सब बातें करते हैं. और आप जनरल असेंबली में तो बैठकर आप क्रिटिसाइज करते हैं रूस को, 145 वोट्स उसके अगेंस्ट देते हैं, जो आपने यूक्रेन में कैसे युद्ध किया, 30-32 एब्सटेंशंस हो जाते हैं, परंतु फिर भी आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हो. यहाँ पर भी, गाज़ा पर भी और इसमें भी आप वहाँ पर वोट करते हो यूएन जनरल असेंबली में, परंतु उसका कोई मायने नहीं होता है. तो ये इट्स अ फेलियर ऑफ दी कंट्रीज़, क्योंकि वो अब रिफॉर्म नहीं कर पाए हैं. सो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है रिफॉर्म करना यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि उसमें उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दिए हैं मेंबर के. एक जिनके पास वीटो है. अब यहाँ पर अगर अमेरिका ने ये वॉर लॉन्च किया है, वहाँ पर ईरान में कोई भी रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में आती है विच इज़ अगेंस्ट अमेरिका, तो उसको वीटो कर देगा, एक्सेप्ट ही नहीं होता है. और सारा दारोमदार पीस एंड सिक्योरिटी का जो पूरे विश्व में है सिक्योरिटी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर है. रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर आप रूस वहाँ पर वीटो कर देगा, तो इसीलिए वहाँ पर आप कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाते हैं. तो मेरे विचार से जो फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है वो फेलियर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी है. उनको रिफॉर्म जो 1945 का वर्ल्ड था उसका वो ढांचा बना हुआ है, उसको आपको बदलना है, और तभी आप किसी न किसी प्रकार से एक ऐसा वहाँ पर इंस्टीट्यूशन ला पाएंगे जो कि शांति, सुरक्षा और समृद्धि को लाने में पूरे विश्व के लिए फायदेमंद होगा. जिनके हाथों थी जिम्मेदारी विश्व शांति की, अब वही उद्दंडी हो गए हैं. इसी को इस तरह से कहा जा सकता है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो कुछ ऐसे ही नज़ारे बनते हैं. आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें. पेशेंस के साथ सुनने के लिए धन्यवाद, और हमारे अतिथियों का भी धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. नमस्ते.